ये अभी तक के 4-5 स्कूल बदल चुके हैं। पुलिस पाटिल ये जो पद है ये पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे लोएस्ट रैंकिंग का। कुछ पब्लिक के भी क्वेश्चन थे कि आपका नाम है अमोल आत्माराम देशमुख, तो रितेश देशमुख आपका कौन लगता है? जोक्स अपार्ट, अंदरूट गांव है जो कि वहाँ के पुलिस पाटिल है और उसके अलावा डायरेक्टर है, उसके अलावा राइटर है, एक्टर है, मोटिवेशनल स्पीकर और होम्योपैथी के डॉक्टर भी है। तो गांव में आए तो लोग बोलेंगे ये बात क्या गई। तो वो मेरे करियर की सबसे दुख भरी कहानी है। जब ये पॉडकास्ट से पहली बार जाएगा, आज मैं जो हिंदी बात कर रहा हूँ, जो असली बोल रहा हूँ आपसे हिंदी, वो उसी की दिमाग में आ गया कि चलो यार सुसाइड। Hey everyone, welcome to this podcast. आप देख रहे हैं खोजमास्टर न्यूज और मैं हूं आपका आज का न्यू होस्ट आर्यन खान और आज हमारे साथ है अमोल आत्माराम देशमुख। हाय सर। हाय, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। आपको आज कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पर आकर? पहली बात तो ये कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि पहली बार मेकर के अंदर आप खोज मास्टर के माध्यम से मुझे आपने बुलाया है और मेरी जीवनी या फिर जो कुछ मैंने किया है वो आज लोगों के सामने आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता इतनी खुशी मुझे। वैसे भी हमारी टीम को इनके बारे में कुछ बातें पता चली है। ये सबसे पहले तो अंदरूट गांव है जो कि वहाँ के पुलिस पाटिल है और उसके अलावा डायरेक्टर है, उसके अलावा राइटर है, एक्टर है, मोटिवेशनल स्पीकर और होम्योपैथी के डॉक्टर भी है। तो सर कैसे कर लेते हैं आप ये? सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए आप। देखो ऐसा है, मराठी में एक बहुत अच्छी म्हण है, उसे जे आप जिस चीज को करना चाहते हो और जिस चीज को आप मन से करना चाहते हो, तो आपके साथ कितनी भी चीजें हो, आप जब ये एक चीज पे फोकस करते हो तो आपसे काम हो जाता है। मतलब डू वर्क एट वन टाइम, एक समय में जब आप एक वर्क करते हो तो उसका फायदा ये होता है कि आप वहीं पे प्रेजेंट में रहते हो। और मेरा ये मानना है कि ये सब काम करते वक्त आई एम ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। मैं हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आज पॉडकास्ट पे आया तो मैं 100% यहीं पे आया हूँ। हाँ। तो जब मैं पुलिस पार्टी रहता हूँ तो मैं पुलिस पार्टी रहता हूँ, मैं डॉक्टर रहता हूँ डॉक्टर रहता हूँ। जब मैं किसी शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट करता हूँ या राइट करता हूँ तो मैं उसी जोन में रहता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ और प्रेजेंट में ही रहता हूँ और मैं स्विच ऑन बहुत जल्दी कर लेता हूँ। तो ये ट्रिक है, आप प्रेजेंट में रहना अगर सीख गए तो फिर दुनिया में आप कितनी भी चीजें कर सकते हैं। सो इनको पुलिस पाटिल बने हुए 11 साल हो चुके हैं अंदरूट के। सो आप कब और कैसे बने पुलिस पाटिल, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरी पुलिस पाटिल की ज्वाइनिंग जो हुई थी वो 10/10/2015 को हुई थी और 15/10/2015 को मैंने एक्चुअल में इंचार्ज लिया था 5 दिन के बाद। तो मैं तब से गाँव का पुलिस पाटिल पिछले 11 साल हो गए मुझे। अभी अक्टूबर में 11 साल हो जाएंगे। तो हुए मतलब एग्जाम के थ्रू होते हैं। पुलिस पाटिल की जो रिक्रूटमेंट है वो एसडीएम साहब करते हैं और एसडीएम साहब ने वो एग्जाम के माध्यम से पुलिस पाटिल मुझे नियुक्त किया था 10-11 साल पहले। अच्छा, ठीक है। और अभी तक 11 सालों में आपने पुलिस पाटिल बन के क्या क्या चेंजेस लाए? मतलब कुछ किया, कुछ बड़ा काम आपका? हाँ, बड़ा काम देखिए ऐसा है, पुलिस पाटिल ये जो पद है ये पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे लोएस्ट रैंकिंग का पद है। सबसे लोएस्ट मतलब गांव के अंदर का पुलिस पाटिल ये पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे लोएस्ट है। और दूसरी बात ये है कि हमारा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन देना, पुलिस डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देना कि गांव के अंदर क्या हो रहा है, कुछ अच्छी चीजें हो रही है या बुरी चीजें हो रही है या कोई क्राइम हो रहा है या फिर, तो इस बात की जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस तक पहुंचाना, इतनी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, गांव के ऊपर थोड़ा सा आपने जो बात की कि रिफॉर्म क्या किया, आपने रिफॉर्म क्या किया, तो रिफॉर्म की बात ये है कि वैसे तो एज अ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास कुछ नहीं होता है। जैसे गांव का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी गांव की जो सरपंच ग्राम पंचायत की बॉडी वो करती है, तो उसमें कुछ हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है और ना ही हम उस झंझट में पड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब हम उसके अंदर जाएंगे तो फिर हम पॉलिटिशियन हो जाएंगे। तो पुलिस पाटिल कोई पॉलिटिशियन नहीं रहता। तो गाँव में बहुत ज्यादा कुछ रिफॉर्म पुलिस पाटिल के हिसाब से आप कर पाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ इन्फॉर्मर है और
प्रभु राम जी की कृपा से पिछले 11 साल से मैंने बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से पूरे शिद्दत के साथ मैंने पुलिस पार्टी की है, और ये गांव भी जानता है और लोग भी जानते हैं। तो ऐसा रिफॉर्म हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है, और रैंकिंग के भी हिसाब से हम कम होते हैं, इसलिए तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब पुलिस पाटिल बनने को तो आपको 11 साल हो चुके हैं। उसके बीच में कोई ऐसा हादसा जो आपको याद हो, कुछ आपने कुछ बड़ा काम किया, या फिर किसी ने आपको बोला पुलिस पाटिल का काम जो होता है उसमें से ऐसा कोई मसला हुआ? मसला यार वो बहुत दर्दनाक मसला था वो। बताइए कुछ। हमारे गांव में एक हुआ था, तो उसमें उसके अंदर 2-3 बच्चे हाँ। वो साफ करने की इसमें गैस की वजह से गुजरे थे। तो तब मैं पुलिस पाटिल बन के सिर्फ मुझे 6 महीने 6 महीने। तो वो हादसा आज तक मेरे दिमाग और मेरे जहन में आज तक बैठा हुआ है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो मेरे करियर की सबसे दुख भरी कहानी है। जब भी मैं उसको याद करता हूँ, मैं वैसे तो याद बुरी चीजें नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब भी कोई पूछता है कि यार कुछ बुरा हुआ है, तो वो मेरे साथ बहुत बुरा है। और बाकी तो कभी गांव में कुछ बचत गट के माध्यम से कुछ प्रोग्राम रहे थे, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। और हालांकि वही एक हादसा था जो बुरा था मेरे साथ, और वो अभी तक जहन में है, अभी तक है कि यार ऐसा मेरे करियर में नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो जो 3 बच्चे गुजरे, तो उसको तो सबसे बड़ा हादसा मतलब बहुत बड़ा मतलब उसके बाद मैं 1 महीने तक तो मैं शॉक में ही था कि ये क्या हो गया। उसकी इम्पोजिशन, देना पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीजें, वो तो बहुत बुरा था। उसके बाद तो कोई बुरा असर हुआ ही नहीं, क्योंकि ये अंदरूर जो गाँव है, ये बहुत ही मेहकर तालुके का सबसे एजुकेटेड गाँव माना जाता है। हाँ, बहुत एजुकेटेड, मतलब हमारे गाँव से लगता है नहीं है ही, मतलब हमारे गांव में आप एग्जाम्पल है ना हमारे सामने। नहीं मैं नहीं भाई, मेरे पहले भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर चुके हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो 70 प्राइमरी टीचर थे, है अभी माध्यमिक शिक्षक है 25। उसके बाद 12-15 लोग तो आर्मी में चले गए। हमारे यहाँ 12-15 लोग अलग अलग इंजीनियर है, 20-25 तो इंजीनियर है, 12 डॉक्टर है, MBBS से लेके तो BHMS तक। सिर्फ एक BDS एक ऐसी फैकल्टी है जिस फैकल्टी से हमारा कोई डॉक्टर नहीं, फिर बाकी वकील भी बहुत ज्यादा है। और मैं उस गांव का पुलिस पाटिल हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं इस बात को बोलता हूँ कि भाई साहब देखो, मोस्ट एजुकेटेड मतलब मोस्ट एजुकेटेड ही है, आंध्र से लेके तो अमेरिका तक। मतलब आप टेक्सास जाओ, आप नीदरलैंड जाओ, आप चाइना जाओ, आप चाइना है, नीदरलैंड है, टेक्सास है, क्रिस्टन जमैका है, तो हर देश में हमारा एक प्रतिनिधित्व। और गांव के ग्राम पंचायत से लेके तो मंत्रालय तक, हर एक डिपार्टमेंट में हमारा एक अधिकारी है, मतलब आयुक्त तक है, और यहाँ तक है डॉक्टर इंजीनियर की भरमार। इसलिए वेल एजुकेटेड गांव का मैं पुलिस पाटिल, इसका मुझे सबसे ज्यादा मतलब एक गर्व है। मैं आंध्रोड का नाम जब भी लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये, और मैं भी एजुकेटेड फैमिली से आया हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी टीचर थे, तो मेरी माताजी भी यहाँ पंचायत समिति मेहकर में हेड क्लर्क थी। तो हम एजुकेटेड फैमिली से भी है और एजुकेटेड गांव से भी है। तो अच्छा लगता है जब अच्छे गांव के पुलिस पाटिल। वो तो है ऑफ कोर्स। और हमें ये भी पता चला है कि आप होम्योपैथिक है, डॉक्टर है, बहुत अच्छी, आपके नेम के पहले डॉक्टर भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 2010 में आपने BHMS किया था, BHMS की डिग्री ली थी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अकोला से। तो आपको कैसे इंटरेस्ट आया डॉक्टर में? पहले तो आप पुलिस पाटिल थे ही? नहीं या नहीं, उससे पहले आपने डॉक्टर था। डॉक्टर बनने के बाद जी मैं 2010 का पास आउट हूँ, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक का। मतलब एक इंडिया महाराष्ट्र की एकलौती यूनिवर्सिटी है जहाँ से डॉक्टर्स आते हैं। दूसरी बात, मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अकोट रोड अकोला, इस अकोला का सबसे पुराने होम्योपैथिक कॉलेज का जो हमारा कॉलेज था, उस कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा। तो 2010 में मैं वो पास आउट करके आया, और 2015 में पुलिस पाटिल बना। तो उसके बाद बना, मैं पहले डॉक्टर था। बाद बने। तो मैं पहले डॉक्टर। इंटरेस्ट कैसा आया पहले शुरू तो आपको डॉक्टर बनने में? डॉक्टर बनने में क्या बचपन से किसी का सपना होता है, तो वैसे तुम्हारा डॉक्टर बनने का? वही हुआ ये है कि मेरे जो पिताजी थे वो
प्राइमरी टीचर थे, 1995 में वो गुजर गए। तो उनका सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टर और उसके बाद 95 के बाद 97 में मेरी माँ यहाँ क्लर्क लगी मेकर पंचायत समिति में। उसके बाद उन्होंने भी ऐसा कहा था कि डॉक्टर बनना है तुझे। तो मैं उनके साथ, देखो कोई भी कहता है, माँ बाप अगर आपको कहते हैं कि आपको बनना है, तो फिर मैं उस इंटरेस्ट में चला गया कि चलो अब डॉक्टर बन लेते हैं। तो मैं जब पीएमटी दी तो मैं एमबीबीएस नहीं जा सका, ना बीडीएस जा सका, ना बीएमएस जा सका। तो फिर मैंने बीएचएमएस में एडमिशन लिया और मैं 2003 में मैंने बीएचएमएस में एडमिशन लिया, 2010 में मैं पास आउट हुआ। अच्छा, तो आपके इस डॉक्टर करियर को भी मतलब 16 साल हो चुके हैं। 16 साल। हाँ, तो इन 16 सालों में कोई मैजिकल मोमेंट कोई पेशेंट के साथ? पेशेंट के साथ था, एक ओरुड नाम का गांव है यहाँ पे, और मैं 2011 में शायद उसी गांव में अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ ओरुड में। तो उस गांव में एक बूढ़े थे, तो मेरे पास कुछ लोग आ गए कि बीमार है, उनको अस्थमा था, क्रोनिक अस्थमा था। तो ऐसे ज्यादा सीरियस थे। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बुलाया कि सर उसकी ट्रीटमेंट कर दो। तो मैंने जो कुछ मेरे हिसाब से करना था, मैं नया था, मुझे एक्चुअल प्रैक्टिकली उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं हॉस्पिटल में मैं सीख चुका था। हाँ, लेकिन मेरे एक्चुअली जो होम्योपैथी की जो आपले प्रैक्टिस थे, आपले एलोपैथी की या फिर होम्योपैथी की, वो मैंने हॉस्पिटल कर चुका था। ऐसा पेशेंट मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि यार कोई अस्थमा का पेशेंट है, सांस ले रहा है, एक गांव है जो मेघर से 25-30 किलोमीटर दूर है, उसको भेज भी नहीं सकते। और वो जमाना 2010 का, 2010 हाँ, तो जब इतना एडवांस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। इधर आज गाँव तो में हर एक आदमी के पास मोटरसाइकिल है, आप गांव में 5-5, 10-10 कारें आ चुकी है, वो कुछ नहीं। तो उस बुढ़ी औरत ने मुझे कहा कि कुछ भी कर दो, उनको बचा। मैंने बोला यार कर लेते। तो मैंने मेरे दिमाग से जो कुछ रिस्क ले, इलाज नहीं ना उसको, अब पेशेंट आपके सामने है। तो मैंने कुछ ट्रीटमेंट कर दी। और मेरा अनुभव ये था कि मैं 3 दिन तक उसका जो घर है उसके बाजू में गए ही, मैं घूमता था गाँव में प्रैक्टिस करने के लिए। मैं गया ही नहीं 3-4 दिन तक। मैंने बोला यार किया तो हमने ट्रीटमेंट है, कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, नया जब रहता है तो कुछ नहीं रहता कॉन्फिडेंस। 3-4 दिन में उधर गया ही नहीं। तो 3-4 दिन के बाद उनकी बीवी मिल गई। तो उन्होंने बोला क्यों रे तू, मतलब वहां पे ऐसा नया था तो सब आरे गारे ही बोलते हो, ऐसा कुछ रिस्पेक्ट नहीं रहता गांव में। अच्छा लगता है जब आपने को बोलता है अरे अमोल क्या चल। तो वो औरत ने मुझे कहा कि यार अमोल तो आया नहीं उनको मिलने के लिए। तो मैंने बोला अभी तबीयत कैसी, घबरा के बोल गया। तो उसने कहा अरे यार तूने ट्रीटमेंट कर दी और वो ठीक हो गए, चल रहे फिर रहे हो, देखो उधर से चल के आ रहे। मेडिकल हो गया मतलब ये तो। मतलब मैं परेशान ये हुआ कि यार कभी कभी अपने को टैलेंट मतलब कुछ कर देते आप। तो प्रभु राम जी की कृपा थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो नया था, एक्सपीरियंस इतना नहीं था जितना आज है। इतने पेशेंट भी नहीं देखे थे जितने आज है। लेकिन वो हुआ तो वो मिरेकल था। मैंने दैट्स कॉल्ड ओरिजिनल मैजिक। हाँ, ओजी मैजिक। वो होता है, कभी कभी हो जाता है आदमी से। तो ऐसा बहुत, फिर उसके बाद बहुत किस्से हुए, बहुत किस्से हुए। और कर रहा अभी चल रहा है अभी भी मतलब चल रहा है। हाँ चल रहा है, आज भी चल रहा है, मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में, ये अभी तक के 4-5 स्कूल बदल चुके हैं। क्या प्रॉब्लम थी इस स्कूल में? मतलब इतने बार एक आम स्टूडेंट तो बदलता नहीं है, इतनी स्कूल चेंज करने के पीछे क्या था? एक तो देखो ऐसा, जब मैं पहली में था, दूसरी में था, तो मेरे पिताजी टीचर थे। तो मेरे पिताजी अकोला ठाकरे में टीचर थे। हाँ, तो अकोला ठाकरे में 1991, 1992 ये 2 साल तक मैं वहां रहा। मतलब 90s की बात है। हाँ 90s की बात है। तो मैं वहां रहा 2 साल तक। फिर उनकी ट्रांसफर आंध्र हो गई, ओरुड हो गई। हाँ, फिर वो आंध्र आ गए, तो उनकी ट्रांसफर हो गई, तो उनके साथ हम भी चल गए। तो 3, 4 और 5 ये 3 साल में आंध्र में पढ़ा। और जब 5वीं कक्षा में था मैं, तो 5वीं कक्षा में मेरा ये हुआ कि 5वीं कक्षा में मेरा नंबर लग गया जवाहर नवोदय विद्यालय शहर। हाँ। तो
आंध्रोड के। तो मैं मेरे गांव का पहला नवोदय स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो पहला नवोदय स्टूडेंट था, तो 1995 में जब पिताजी गुजर गए, तो वो गुजरने के बाद एग्जैक्टली 2 महीने के बाद, मतलब वो मार्च में गए और जून में मेरा नंबर लग गया नवोदय विद्यालय शेरगांव। तो 1996 के बैच का मैं था। 1995 6 7 मतलब छठी क्लास और 7वीं क्लास मैं वहां पढ़ा। लेकिन मेरे अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरी माँ यहाँ अकेली थी गाँव में, तो पिताजी गुजर गए। तो उसका जो अपना दिमाग के ऊपर कुछ हादसा रहता है ना कि यार माँ अकेली है, तो मेरे कुछ अपने प्रॉब्लम्स थे, तो मैं नवोदय छोड़ दिया। नवोदय छोड़ने के बाद मैं शिवाजी हाई स्कूल लोनीगोली 1 साल तक वहां पढ़ा, 8वीं तक, 8वीं। और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने हमारे मेकर शहर में भी स्कूल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एमएस हाई स्कूल जो है ये मेरा हाई स्कूल है। 10th 11th और 12th कंप्लीट किया। 4 साल तक रहा मैं। 4 साल 9 9th 10 10th 11th और 12th। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही बढ़िया। मैं अभी भी बोलता हूँ ना कि वो जो दिन थे ना, मेरी जिंदगी के सुनहरे दिन थे कि आप पढ़ रहे हो और बड़े बड़े लोगों के साथ पढ़ रहे हो। हाँ। मेरे साथ पढ़े हुए बहुत जो है अवस्थी हो गई, नानी, ये मेहत्रे वगैरह, ये जो बच्चे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अभी समीर देशमुख है होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर है मेकर के अंदर, क्लासमेट थे वो मेरे। अभी कुछ लेक्चरर्स है, तो अच्छे बैचेज भी अच्छी थी। और उस जमाने में स्कूलिंग या फिर कॉलेज भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहा मेरा। तब डीजी गायकवाड़ सर यहाँ के प्रिंसिपल थे, यहाँ के भाले सर है, रेखाते सर है, ये लोग मुझे पढ़ाने के लिए थे। महाजन सर हो गए, तो ऐसे बहुत सारे सर थे। पीएल देशमुख सर मेरे बहुत खास, मतलब मैं उनसे बहुत लगाव रहता था मेरा, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और मेरा जो इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स बहुत फेवरेट। हमारा तो नहीं नहीं वो नहीं, अपने अपना टैलेंट होता है। वो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था और मराठी। तो मराठी और ये पीएल देशमुख सर ने मुझे मैथमेटिक्स सिखाया, तो वो स्कूल के जो दिन थे वो बहुत ही बढ़िया थे। तो 4 साल तक मैं यहाँ पढ़ा। और वैसे कुछ पब्लिक के भी क्वेश्चंस थे कि आपका नाम है अमोल आत्माराम देशमुख, तो रितेश देशमुख आपका कौन लगता है? जोक्स अपार्ट, वैसे नहीं, इसका एक आंसर मैं दे देता हूँ। वो लगता कुछ नहीं है, हालांकि देशमुख है। वैसे तो बाबुल गांव से हमारा कोई संबंध नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं। आपका इंटरेस्ट एक ही जगह है, आजकल वो भी डायरेक्शन में घुस गए। मतलब शिवाजी मूवी आई थी उनकी, वो भी उन्होंने कोई डायरेक्ट किया, उसमें के पार्ट्स डायरेक्ट किया उन्होंने। एक्टिंग भी की और शिवाजी महाराज। वो आप भी सेम कुछ ऐसे करते हो, तो आपका नहीं, कनेक्शन वगैरह? बड़े हैं लोग, उनसे बराबरी नहीं हो सकती अब। वो कुछ नहीं है। वो एक दिन ऐसे हमारे स्कूल कॉलेज में भी हम थे, देशमुख थे 1-2, तो एक दिन ऐसे ही उसका सरनेम अलग था लेकिन थे वो देशमुख थे वो। तो मैं और पास आउट हो गए दोनों। तो तब विलासराव मुख्यमंत्री, तो हम दोनों पास हो गए, तो सर से मिलने गए। तो देशमुख तो पास हो गए? हाँ। बोले तू तेरे टैलेंट से नहीं पास हुआ। मैंने बोला फिर तो जरूर सीएम की सिफारिश से पास हुआ है, ऐसा प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा था। तो ऐसा कोई हमारा रिश्ता तो है नहीं, कोई संबंध नहीं, ना मुझसे मिला हूँ ना मिलने की कोई गुंजाइश है। और वैसे एक और चीज है आपके बारे में, आप डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, कैसे आप इसके इतने और आप 2 चीजें कर चुके थे, पुलिस पाटिल भी रह चुके, डॉक्टर भी रह चुके, उसके बाद आपने फिर इसमें इंटरेस्ट दिखा दिया डायरेक्शन में, वो कैसे शुरुआत हुई आपकी? दरअसल मेरे डॉक्टर की के कॉलेज के जीवन में ही इसकी शुरुआत हुई। ये जो आप डॉक्टर बोल रहे हैं या राइटिंग बोल रहे हैं या फिर ये जो है ना, ये आज से 20 साल 21-22 साल पहले की, मतलब पहले से मैं इंटरेस्टेड थे, मतलब आपने किया नहीं था जब कुछ? नहीं कुछ नहीं किया था। आपकी फर्स्ट मूवी तो मतलब 2024 के टाइम पे आई थी, आपकी फर्स्ट और शॉर्ट फिल्म थी, तो हाँ, जिसने 2 अवार्ड जीते थे। और आपकी जो अभी की फिल्म है चटकोर भाकर, जिसने टोटल 9 अवार्ड जीते, अभी 2 आए। बेस्ट मूवी हम भी मानते हैं। 9.8 के व्यूज से भी ज्यादा वो क्रॉस कर चुकी है यूट्यूब पर। अभी आप भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा।
तो वापस आते हैं हम। तो आपको कैसे इंटरेस्ट आया डायरेक्शन में? डायरेक्शन में नहीं, मूल जो इंटरेस्ट था ना मेरा वो राइटिंग में। राइटिंग में था। हाँ वैसे आप हाँ तो पता है। मैं तो राइटर हूँ। हाँ, चटकोर भाकर मूवी जो है आपने लिखी है, लिखी उसका हुई है। मतलब हिंदी में होता है रोटी का टुकड़ा टुकड़ा, आई थिंक। हाँ 1/4 ऑफ रोटी का टुकड़ा, 1/4 ऐसा ही है। उसमें बात ये हुई थी 2005 साल था जब मैं फर्स्ट ईयर फेल हुआ। मतलब ये इंटरेस्ट की मैं बात बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। हाँ थोड़ा वक्त चलेगा ना डिटेल में, क्योंकि वो वक्त लगता है उसको पता नहीं। बात ये हुई 2004 में, 3 में मैंने एडमिशन लिया और 2004 में मैं फर्स्ट ईयर BHMS फेल हुआ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 2 सब्जेक्ट में। और मुझे कोई मतलब वो बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं फर्स्ट ईयर फेल हुआ यूं कि हमारे यहाँ उस जमाने में एटी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। मतलब आप अगर फेल हो गए तो आपकी एग्जाम या तो विंटर में रहेगी या समर में रहेगी। मैं अगर विंटर में फेल हुआ तो मेरी एग्जाम समर में रहेगी, और समर में भी फेल हो गया तो फिर विंटर में रहेगी। लेकिन आपको सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलती थी जब तक आप फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होती। मतलब एटी नाम की कोई चीज होती नहीं था। अभी अभी आया है उनका रूल 2015-16 के अभी बाद। तो बहुत रूल्स चेंज हो चुके हैं, उस टाइम के हिसाब से भी कंपेयर नहीं बहुत स्ट्रिक्ट था वो। और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक तो दुनिया मतलब देश की सबसे ताकतवर यूनिवर्सिटी है, जिससे पास आउट आने वाले बच्चे अभी भी सब लोग अपने इसमें हम भी लिखते हैं कि MUHS नासिक, क्योंकि वो एक सिंबल है हमारा। सिंबल है। हाँ कि हम एक टैग लगे। टैग, वो हार्ड एग्जाम थी तो मैं फेल हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। और जब फेल हुआ तो मेरे पास 6 महीने थे। तो 6 महीने में गांव तो नहीं आ सकते थे, तो गांव में आए तो लोग बोलेंगे ये बात क्या गई, ये तो डॉक्टर बनने आया था। तो वो होता है ना, होता है। तो मैं 6 महीने तक थोड़ा डिप्रेशन में रहा कि यार करना क्या है। सुबह उठो तो मेस पे जाओ, खाना खाओ, शाम को आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, करने के लिए कुछ नहीं। तो उस समय मैं बहुत ज्यादा सोचता था। सोचते सोचते वक्त मैं ये सोचने लगा कि यार करूँ तो क्या करूँ। तो एक दिन मेरे दिमाग में आ गया कि चलो यार सुसाइड कर लेते। हाँ वो देखो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, तो चलो यार कर लेते। तो मैं हमेशा अकोला के अंदर वो रेलवे पटरी थी ना, उस टाइम पे केसेस भी बहुत हुए थे। हाँ केसेस भी बहुत थे। तो मैं रेलवे पटरी पे, प्रेशर था कुछ घर से? हाँ था, वो तो है, normally इसलिए रहता कि मम्मी कुछ ज्यादा ही अब था। कर नहीं कर सकते ना आपको। हाँ। मेरा मानना क्या था कि अगर आप वापस आ गए तो मैं अकेले एकलौता बेटा, ना मेरे को बहन है ना भाई, मेरी माँ की पूरी उम्मीद मेरे ऊपर है। हाँ। अगर मैं वहां से आया और जो कुछ मेरी माँ मेरे लिए करती थी, जो मेहनत करती थी, वो सिर्फ मेरे लिए थी। अब जब मेरे लिए मेहनत थी तो मैं तो भाई आपका काम 100% मेरा तो काम देना था। आप गलती से कुछ चीजें हुई होगी मेरे से लिखने में या इसमें तो हो गया फिर। तो भाई वो डिप्रेशन में मैं रेलवे के ऊपर जाता था कि चलो आज चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन मुझे एक इंटरेस्ट बहुत था पहले से ही, मुझे खाने का बहुत इंटरेस्ट था। हाँ दुनिया की हर एक चीज खाना, फूडी भी थे आप। बहुत ज्यादा। हाँ तो फूडी इसलिए था, तो मैं जाके बैठ जाता था और फिर सोचता था कि यार मरना तो है ही, चलो कुछ खा पी के मरेगा। वो तो फिर इधर आ जाने का, दोस्तों से उधार लेने के पैसे या फिर किसी रिश्तेदार से, और जो चीज पसंद है अकोला के अंदर जो चीज उसको खाने, और फिर दूसरे दिन चलो खा। फिर दूसरे दिन में सोचते थे यार कल का अच्छा था, आज और खा लेंगे। फिर वो ऐसे 2-4 दिन गुजरने के बाद मेरा एक दोस्त था, वो EME सेकंड ईयर में था, कुछ कांबळे या हिंगळे उसका नाम था, मेरे रूम के साथ ही रहता था। अभी फोन तो उस जमाने में नहीं थे, आज कांटेक्ट भी नहीं। तो वो मुझे मिला, उसने कहा आमोर क्या चल रहा है। मैंने बोला यार देखो डिप्रेशन में, मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं गाँव तो नहीं जा सकता, मैं तो परेशान हो जाऊंगा गाँव गया तो मैं कम हो जाऊंगा, माँ ज्यादा हो जाएगी, बाकी के लोग परेशान कर देंगे कि ये क्या हो रहा है तमाशा। लोगों का काम तो है कहना। तो फिर वो तो चांस देखते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो ऐसा है, मरना तो है तो फिर ऐसा करना, तो 15 दिन के बाद मरते। मैंने आज तक नहीं बोला, ये किसी के साथ नहीं बोला, ना मैंने मेरे घर वालों को ना मेरी माँ को बताया। ये पॉडकास्ट से पहली बार जाएगा, मेरे माँ या मेरी बीबी जब देखेगी, तो बच्चे देखेंगे तो ठीक है 15 दिन में क्या हो। तो उसने मुझे पहली किताब दी मेरे हाथ में, जिस किताब का नाम था ययाति।
मराठी साहित्य की सबसे बड़ी कादंबरी, मतलब इतनी बड़ी नॉवेल कि ये इकलौती ऐसी नॉवेल है विशा खांडेकर की कि जिसको देखने के बाद ये अकेली है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, एक ही कादंबरी को। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इंडिया में दिया जाता है मराठी साहित्य के लिए वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। आप समझ रहे हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। लेकिन ये किताब के लिए दिया विशा खांडेकर साहब को, जिसका नाम था ययाति। और जब मैंने वो ययाति पढ़ी मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर उस दिन वो किताब मेरे हाथ में नहीं पड़ती तो मैं कुछ भी नहीं होता। ययाति पढ़ने के बाद ऐसा दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल गया, अपनी सोच बदल गई कि यार समथिंग इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। कुछ तो ऐसी चीज है जो आपके इमेजिनेशन के भी बाहर है और जिसको टैकल करना आपका काम है। तो फिर मैं पढ़ने लगा तो मुझे इंटरेस्ट आया। दूसरी जो किताब पढ़ी मैंने वो थी मृत्युंजय। मृत्युंजय कर्ण के आधार पे है, कर्ण की जीवनी के आधार। तो वो पढ़ी, फिर उसका हिंदी वर्जन पढ़ा। आज मैं जो हिंदी बात कर रहा हूँ, जो अस्खलित बोल रहा हूँ आपसे हिंदी, वो उसी की देन है। उस कादंबरी से मैं बहुत ही ब्यूटीफुल है आपकी हिंदी वैसे तो। थैंक यू। तो मैंने जो हिंदी बोली तो उसको मृत्युंजय, तो मैंने मृत्युंजय पढ़ी और बाद में उसका फायदा मुझे क्या होता पता है, मैं 10-10 घंटे तक वो बड़ी बड़ी नॉवेल्स को पढ़ता था। और जब एग्जाम आई तो मैंने डॉक्टर की किताबें हाथ ली। तो वो जो 10 घंटे मैं बैठता था वो स्टेमिना मेरा इसमें भी बढ़ गया। नहीं तो मैं इतना पढ़ाई नहीं कर सकता था। तो फिर वो स्टेमिना मेरा बढ़ गया इस किताबों से पढ़ने का। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर 2005 में पास आउट हुआ क्लास में। और जब मुझे पता है उस बैच में सिर्फ मैं और एक लड़की थी मृगाक्षी खाड़े करके, वही दोनों ही पास हुई थी उस बैच में। हाँ, विंटर अपने समर 2005 में। तो भाई उसमें जो हम पास हो गया मैं, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर की किसी भी परीक्षा में कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टेमिना बढ़ चुका था, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ चुका, कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। और इतना बड़ा फिर कि आप लोग कहते हैं कि तुम डिप्रेशन की बातें करते हो तो आपको डिप्रेशन नहीं आता क्या? तो मैं बोलता हूँ कि मैं डिप्रेशन से निकालता हूँ लोगों। मैं नहीं कहता, क्योंकि अब देखो एक्सपीरियंस भी हो चुका है, पढ़ भी चुके हैं हम लोग। तो उसके बाद है ना मराठी साहित्य का चस्का लगा मुझे। मैंने फिर उसके बाद मराठी साहित्य की बहुत बड़ी बड़ी कादंबरियां जो होती है वो पढ़ी। मतलब ये थी तो मैं पढ़ चुका था। फिर मृत्युंजय, 12 मास, बुक्स के भी शौकीन है आप? हाँ, 12 मास, दंश, धग उद्धव शेळके, दंश, बोरबन, ये पाटिल साहब की बहुत बड़ी किताबें हैं। तो ऐसे पढ़ने का जो चस्का लगा, मुझे लगा जब मैं कॉलेज छोड़ के आया था तो लगभग 66-68 कादंबरी पढ़ चुका था मैं। अच्छा। हाँ, तब तक वो आखिरी जो दी थी मैंने, तो वो क्या होता था उसी दौरान उस कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो मैं अकोला के अंदर प्रभु राम जी की मैं बहुत पूजा करता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ प्रभु राम जी का। मैं बहुत निस्सिम भक्त, बड़ा भक्त हूँ। क्योंकि अकोला के अंदर जो डिप्रेशन का कालखंड था उसके अंदर मैं राम मंदिर जाता था हर दिन। और जैसे मैं राम मंदिर जाता था तो राम मंदिर सिटी कोतवाली के पास है अकोला के अंदर, अभी भी बहुत बड़ा राम मंदिर है अकोला के अंदर का, उस सिटी कोतवाली के पास। उसके बाजू में ही एक लाइब्रेरी है बाबूजी देशमुख। हाँ, बाबूजी देशमुख, वो भी देशमुख। तो बाबूजी देशमुख की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो मैं वहां से किताबें लेता था, पढ़ता था उसको, और वहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो मतलब पढ़ने का इतना शौकीन था कि पढ़ लेता था मैं। फिर भी मुझे सुरेश भट्ट गजल जो है तो उनके पूरे गजल संग्रह मैंने पढ़ लिए। मैंने फिर वो अपने एक मराठी में बहुत बड़े कवि है कवि ग्रेस, उनको भी पढ़ा। हालांकि मुझे वो समझ में नहीं आई कि क्या है, क्योंकि उनको दुर्बोध कवि बोलते हैं। उनका जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये
जल्दी समझ में नहीं, तो उसको भी पढ़ चुका था मैं। और अकोला के बहुत सारे साहित्यिकों के साथ थोड़ा सा मिलना जुलना होता था कि मिलता था मुझसे, मतलब जैसे विठ्ठल वाकसर है, सुरेश पाचकवड़े है, जो राइटर है, उन्होंने ही चतकोर बाकोर को प्राइज दिया था। अच्छा, हाँ। उस समय 2 नंबर का। तो इस हाँ, तरह से वो जर्नी थी। हाँ बेस्ट फेस्टिवल, वो आइडियल फेस्टिवल में सेकंड रैंक पे थी ना? नहीं, ये तो अभी के उस जमाने में, उस जमाने में, हाँ अच्छा, 2005 की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा। तो उस जमाने में क्या होता था कि राइटर लोगों के लिए जो लघु कथाएं थी उसका एक एग्जीबिशन होता था या फिर कोई स्पर्धा होती थी, तो उसमें मैंने भेजी थी इसको। तो उसको सुरेश पाचकवड़े सर जो बहुत बड़े राइटर है अकोला के अंदर, तो उन्होंने उसका परीक्षण किया था, तो उसने सेकंड प्राइज दिया था। प्रतिभा इंगोले मैडम जो थी उनको पहला प्राइज था, दूसरा मुझे था। तो ये मेरे वहां से शुरुआत हुई थी। तो और फिर देखो हम जो सोचते हैं ना कि ये आया कहाँ से, अब आया साइकोलॉजिकली, ये कहाँ से आ गया? तुम कॉलेज में तो पढ़ रहे हो, तुम डॉक्टरी तो कर रहे हो, लेकिन ये साहित्य कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? हाँ, वही ना। तो मैं जब एक दिन ऐसे मेरी जो अपने ये है ना मार्कशीट, उसको ढूंढ रहा था, तो मुझे मराठी में 83 मार्क्स। 83? हाँ, मराठी में। हालांकि जब मैं साइंस का था स्टूडेंट, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया हमारा, क्योंकि जो 12वीं साइंस का रहता है ना स्टूडेंट, उसके लिए तो वो ही है कि वो उसका पोपटपंची वही शब्द बोलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट ये फोकस भी इसके ऊपर ही रहता है। तो मराठी के अंदर कितने मार्क्स मिले ये तो किसी, लेकिन मैंने बहुत साल के बाद देखा तो मुझे 83 मार्क्स थे। मैं बोला यार मराठी साहित्य तो मेरे अंदर पहले से ही था। मतलब अपने पता बाद में चलता है कि बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं उसके अलावा दूसरा ही कुछ निकलता है। इसलिए अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए हमेशा, मानता हूं। जो अपने अंदर से आता है, हाँ, जो अंदर से आता है वो चीज करने में अपने को इंटरेस्ट भी आता है। बिल्कुल। और मेन चीज अपने उसके अंदर ही 100% दे सकते हो। हाँ, नहीं तो हम दूसरे कोई भी चीज जो अपने माइंड के बाहर है उसमें अपन कोशिश भी करके 100% नहीं दे सकते। दैट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो हमें पता चला है कि इनके 2 फेवरेट राइटर है, जावेद अख्तर और सलीम खान। और उसके अलावा आपके कौन से फेवरेट है राइटर? राइटर डायरेक्टर में प्रियदर्शन और ये राजकुमार हिरानी। राजकुमार कॉमिक टाइमिंग में प्रियदर्शन की तो हेरा फेरी और वो उस टाइम की मूवी भागम भाग अक्षय कुमार के साथ कॉम्बिनेशन। अभी मैं कुछ दिन के पहले दे दनादन नाम की उसकी फिल्म देख रहा था, और तो जब कल्ट क्लासिक मूवी, वैसी मूवी आ भी नहीं सकती, इसीलिए नहीं कि मैं वो जो दे दनादन देख रहा था ना, तो मैंने देखी थी उस बहुत बार, या फिर कोट या अकोला में कई थिएटर में उसको देखी मैंने। लेकिन मैं अभी देखने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा स्क्रीन प्ले राइटर, इतना बड़ा स्क्रीन प्ले राइटर, ये मेरे नजर से कंफ्यूजन क्रिएट करना, हाँ, वो थिंकिंग ही उनके अलग, मतलब देखना, आप जब फिल्म देख रहे हो आप, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके कैरेक्टर जो है वो सब कंफ्यूज है। दे दनादन में सब सिंगापुर के होटल में सब लोग कंफ्यूज है, लेकिन जब सब कंफ्यूज है फिर भी एज अ ऑडियंस हमको पता है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, मतलब ये तो भाई कोई अच्छा राइटर ही लिख सकता है, दूसरा नहीं लिख सकता। इसलिए मैं प्रियदर्शन को भी मैं मानता हूँ कि जिसने कॉमेडी, हालांकि हम कॉमेडी को हमारे यहाँ समाज में भी बहुत कम माना जाता है, लेकिन उसने जो बनाया वो एक्सलेंट है। और दूसरी बात है राजकुमार हिरानी मुझे इसलिए पसंद है, बेस्ट मूवी बनाता है। उनकी स्क्रीन प्ले मतलब बहुत तगड़ी, उनकी राइटिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस हो गई, पीके हो गई, अभी जो पीके है वो ऐसा मिक्स्ड अप देते इंडियन सिनेमा को, उनके जैसा कोई नहीं दे सकता। शाहरुख खान की मूवी थी डंकी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो ऐसे टॉपिक उठाते जो कोई सोचता नहीं, क्योंकि उसके अंदर उनका प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जैसे ही ये राजकुमार हिरानी, इट इज अ सिंगल राइटर डायरेक्टर है इस बॉलीवुड में जहां पे 100 में से 90 फिल्में फ्लॉप होती है। 100 आउट ऑफ 90 फ्लॉप होती है। मतलब बॉलीवुड का सक्सेस रेट जो है अभी हिंदुस्तान में वो 10% है या 5% है। इसका 100% ये अकेला है। मतलब मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट,
पीके, डंकी, डंकी और संजू संजू। संजू बाबा के ऊपर की फिल्म। तो ये 100% ये पहला डायरेक्टर है जिसकी 100% फिल्म हिट हुई। तो मुझे पसंद इसलिए ये है कि ये फ्लॉप नहीं होता। हाँ, जब तक जितनी भी मूवी है सारी हिट है, सारी हिट है, मतलब और कोई एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं है। नहीं, सब डिफरेंट स्टोरी। और लोगों ने ये सोच के भी नहीं देखा कि एक तो क्या इंटरेस्टिंग हो सकता, सोचते थे लोग क्या ही हो सकता नया, लेकिन फिर भी देखे, बच्चे छोड़ो बड़े सबने देखे। मूवी संजू मूवी के अंदर संजय दत्त की बायोपिक थी। उसमें भी उन्होंने 100% देख के रणबीर कपूर को, किसने सोचा भी नहीं होगा कि रणबीर कपूर इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता। नहीं, उस टाइम पे वो भी न्यू था। नहीं, न्यू कमर था वो भी न्यू कमर था। सलमान खान, शाहरुख खान ये तो हो गए ओल्ड, अनएक्सपीरियंस थे, फिर भी उन्होंने रणबीर कपूर से ऐसी एक्टिंग उसकी करवाई। और उसका जो फोटो निकाला था मेकअप के बाद का, और वो संजू बाबा को भेजा तो उसने बोल दिया था कि मेरा फोटो मुझे क्यों भेज रहे हो। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और यार फिर वो जो सीन थे संजू बाबा के, वो क्लासरूम में जब खड़े रहते हैं और वो सवाल पूछते हैं कि ऐसा करना जरूरी है क्या, वो भी सीन रिक्रिएट करे उन्होंने सेम एआई और कंप्यूटर की मदद से उन्होंने करे थे। लेकिन वो जो सीन था वो रियल लग रहा था, ऐसा लग रहा था मुन्ना भाई एमबीबीएस का ही सीन डबल से प्ले कर रहे हैं। तो और रणबीर कपूर ने भी बहुत मस्त एक्टिंग की थी वो मूवी में। उनका एक्सप्रेशन, वो आंखें का नीचे करना वगैरह, मेहनत रहती है, ऐसा नहीं होता। और राजकुमार हिरानी करा सकते, मतलब वो ऐसे डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग करा सकते। बिल्कुल तो वो पसंद इसलिए है कि वो हिट है। ऐसा ही नहीं है कि वो ऐसे ही हिट हो गए, ऐसा भी नहीं है। चलिए फिल्म में ऐसा नहीं है कि जैसे मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई, तो किसने सोचा होगा एक डॉन और महात्मा गांधी एक साथ आएंगे? ऐसा कभी हो सकता है कि लोग चिल्लाएंगे? उसको खुद कहा था बहुत लोगों ने कि यार देखो, गांधी फादर ऑफ द नेशन है, वो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी है, और उसके साथ आप खड़े किसके कर रहे हैं? मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन। अरे ये तो सोच ही गलत है। वो थिंकिंग ही अलग है। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन करे उनके माइंड से, वो लोग ऐसे बहुत कम डायरेक्टर। और हमारे जैसे मैं हमेशा फिल्मों के बारे में यही सोचता हूँ, आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म में अलग होता है। ये पहला आदमी है जिसने आर्ट और कमर्शियल फिल्म को एक किया। और एक तो इनकी कैरेक्टर डिजाइनिंग भी बहुत बेस्ट रहती है। जैसे मुन्ना भाई में सर्किट, बमन ईरानी का कैरेक्टर हो गया, ये साइड कैरेक्टर को इतना अच्छा डेवलप करते कि लोगों को ध्यान रहता वो कैरेक्टर कि ये भी था। जैसा नहीं, उसको एक्टर भी वैसे मिले। जैसे सर्किट को जो अरशद वारसी बेस्ट एक्टर है अभी, उनकी जोड़ी ऐसी बनी जो अभी तक कल्ट मानी जाती है। लोग तो अभी भी सोच रहे हैं नेक्स्ट पार्ट आना उसका। और आया भी था उसका मुन्ना भाई चले अमेरिका ऐसा कुछ, तो मुंबई के अमेरिका लंदन नहीं अमेरिका था शायद, वो आने वाला था लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आ नहीं पाया। उसने जो आंसर दिया ना उसका, वो गजब था। उसने कहा कि मैं जब ये स्क्रीन प्ले लिखता था तो मैं सोचता हूँ कि यूनिक कुछ आना चाहिए। बराबर है। अब मुन्ना भाई चले अमेरिका में यूनिक कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट फाड़ दी। तो वो तो हम देख चुके हैं, मतलब ज्यादातर प्रियदर्शन की मूवी में भी आउट ऑफ कंट्री जाते, कंफ्यूजन क्रिएट होती वगैरह। ये कुछ नया नहीं होता था, कुछ नया ना। वो मूवीज भी उसकी वजह से खराब निकल जाती थी, फिर लोग उसको कल्ट नहीं मानते ना। नहीं जैसे कि आप कोई भी मूवी, हाउसफुल मूवी हो गई, या भी वेलकम मूवी, उसके 3 पार्ट आ गए, हाउसफुल मूवी 5 पार्ट आ गए, अक्षय कुमार की 5 पार्ट आ गए। तो वो उस वजह से हम पिछली मूवीज को भी बोलते कि जाए तो बहुत हो गया ये, मतलब जो चीज ज्यादा हो गई तो फिर वो मजा खराब होता। कोई भी चीज कल्ट नहीं है, कोई भी चीज लिमिटेड रही तो वो कल्ट मानी जाती। धुरंधर के भी 2 पार्ट में उन्होंने वो आदित्य ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उसके आगे पार्ट नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है उसकी स्क्रीन प्ले, लेकिन मजा नहीं आएगा क्योंकि वो बोले अब ये बन गए अच्छे, अब ये कल्ट हो गए, तो अगर तीसरा पार्ट आएगा तो ये इनकी भी बेइज्जती मानी जाएगी। मेन चीज ये रहती है, ये आजकल डायरेक्टर यही गलती करते, भागी में 1, 2, 3 पूरे टाइगर श्रॉफ की करियर की वाट लग गई बागी पिक्चर। वैसा नॉर्मली ये डायरेक्टर, इनकी सोच अलग रहती, प्रियदर्शन हो गई, हर मूवी का एक दूसरे से अलग बना, लेकिन इनका एक थिंकिंग ऑफ माइंड रहता है कि पता चल जाता अपने को ये डायरेक्टर की मूवी है। बराबर। प्रियदर्शन की भी मूवी में कैरेक्टर डिजाइनिंग होती है, बहुत सारे कैरेक्टर लेके कंफ्यूजन क्रिएट करना। अभी उनकी भूत बंगला आई थी, वो भी थोड़ी बहुत चल गई, थोड़ी बहुत वो उसकी तरह नहीं चली पहले मूवी पहले जो हंगामा वगैरह की तरह भी नहीं चली। नहीं
अब शॉर्ट फिल्म, अब मैं जैसे गांव में रहता हूँ या फिर आप मेहकर तालुका में रहते, और उस शॉर्ट जमाने फिल्म में तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कैमरे कुछ नहीं अपने था, एक्सपेंसिव के बाहर ही थे, मतलब कुछ नहीं, कैमरास कुछ वगैरह, नहीं। ये फोन। तो इम्पॉसिबल थिंग थी। हम्म। तो मैं हमेशा फिल्मों के बारे में बहुत सोचता था, मुझे अच्छा लगता था फिल्में देखता। मैं कॉलेज में बहुत देख चुका हूँ, मैं कॉलेज में भी बहुत सारी फिल्में देखा मैंने। तो क्योंकि फिल्मों का अपना एक्सपीरियंस होता है, हाँ वो तो है। फिल्में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, मूवीज क्योंकि एक मूवी जो होती है मैं वो वही बोलता हूँ उन लोगों को, मतलब किसको भी, जैसे यही मेरा मानना है कि इंस्टाग्राम पे रील्स, फेसबुक पे ये देखने से अच्छा कोई मूवीज देखो। मूवी जितना टाइम तुम रील्स में स्पेंड कर ही रहे आजकल, 2-3 घंटे तो यूं जा जाती रहे। है। एक मूवी जो सिखा के जाती है, जो एक्सपीरियंस दे जाती है, नॉलेज दे जाती है, एक बुक्स की तरह नॉलेज दे देती है। बिल्कुल एक बिल्कुल। अच्छी मूवीज देखना, और मूवीज बहुत है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी है, साउथ मराठी में में भी है, मराठी में भी है। वर्ल्ड सिनेमा मराठी में वो तो अभी सैराट सैराट वगैरह तो हो अभी गई। का है, सबसे हिट मानी हाँ जाती है। अभी तक। लेकिन फिल्म का ये है, मैं आपको बताता हूँ फिल्म क्या है। जैसे हमारे गणपति बप्पा है, गणपति बप्पा को 64 कलाओं का अधिपति माना जाता है, बराबर। तो उनको 64 कला अवगत थी। फिल्म एक ऐसा माध्यम है दुनिया का, उसमें 64 कलाएं है, उसमें पोइट्री है, सब है, उसमें राइटिंग है, राइटिंग, इसमें संगीत है, गीत है, नृत्य है, गाना है, सब कुछ है। हर ऐसी कोई दुनिया का ऐसी, हाँ बस उसमें हाँ, सब कुछ है। बिल्कुल। इंसान की तो सोच कहाँ तक जा कहाँ सकती है उसमें, वो वो है। तो फिल्म देखना एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। मैं अभी भी कभी मैं टीवी के ऊपर फिल्म नहीं देखता, मुझे जो अच्छी लगती है मैं थिएटर में जाके देखता वो एक एक्सपीरियंस रहता है। और एक क्योंकि- बेस्ट डायरेक्टर की अगर फिल्म देखे अपन तो हमें याद रहता, हम सोचते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। बिल्कुल। इंसान पूरा 1-2 महीने तक वही सोचता कि उसके गाने रिपीट अभी करता रहता। जो लोग बोलते हैं ना कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने से जीवन में और मूवी खुशी से आती वैसे भी है। बहुत सीखने को मिला लोगों को। बिल्कुल। जैसा बॉर्डर मूवी आई थी, लोगों को पता चला कि देश के सिपाही क्या करते हैं, बिल्कुल। उनसे उनको पता चला, इमोशनल कनेक्ट बना। बॉर्डर मूवी के गाने तो आज भी बजते रहते हैं, चलते। और फिर और ये अभी धुरंधर भी आई थी, इसने भी देशभक्ति बहुत हाँ, बड़ी, बहुत पता चला कि स्पाई क्या नहीं क्या करते नहीं देश के लिए, उनकी बिल्कुल। पूरी जिंदगी छोड़कर वहां पे रहते, बिल्कुल। मेन जिंदगी छोड़ के। मूवी के लास्ट में वो भी सीन था कि उसको बता, मतलब वो एक तो वहां पर चला गया वो, रणवीर सिंह जो है तो हमजा अली वहां पर गया, उसके वहां पे बीवी बच्चे भी हुए। तो बीवी बच्चे होने के बाद जब मूवी के एंड सीन आया तो वो वहां से आ गया वापस इंडिया, लेकिन वो इंडिया आके उसकी माँ को भी नहीं मिला। वो लास्ट सीन जो था ना, वो जब गाना आता है, रुला दिया। हाँ, तो यानी उसको पता था कि अगर मैं मेरी माँ से मिलूंगा तो इनको भी खतरा हो सकता है इनकी जिंदगी को, लेकिन ये इनकी जिंदगी पूरी छोड़ देते। ऐसा भी नहीं कि काम खत्म हो गया वापस आ गए। इतनी हार्ड लाइफ होती है स्पाई की लाइफ हमारे देश में तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। और वो मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। वैसे दूसरी जो मूवीज होती है, वार वगैरह पिक्चर है, नहीं वो नहीं, रोशन की, वो तो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। मैं तो बोलता हूँ, बहुत मूवीज थी वैसे स्पाई यूनिवर्स। 15-20 साल हो गए मैंने धुरंधर 1 और 2 जैसी स्क्रीन प्ले नहीं देखी। नहीं, वो भी बेस्ट थी। आदित्य धर भी न्यू मूवी मानेंगे हम, उनकी कहाँ ज्यादा मूवी उरी थी। नहीं उरी थी तो उसमें स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था। मैं सीधी बात बताता हूँ, उसमें स्क्रीन प्ले नहीं था, ये सीधी कहानी थी कि उसने जो रियलिटी दिखाई है, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि भाई एक हीरो एक लात मार रहा है और 100 गुंडे उठ रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने वही रियलिटी है, जो है हो सकता, पॉसिबल है। तो हमारे फिल्मों के भाषा में उसको रॉ बोलते हैं, रॉ जो है वो है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, हीरो साउथ के पिक्चर में जस्ट बताते हीरो उड़ रहा हवा, ये पॉसिबल नहीं। वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मानी जाती है, लेकिन इन्होंने जो बताया रियलिटी बताया, क्योंकि ये इनका कैसा था, एक तो इन्होंने ज्यादातर जो स्टोरी उठाई वो रियल है, बस थोड़ा बहुत इन्होंने उसके अंदर मसाला डाल के थोड़ा सा अपने को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाए, लेकिन जो सब कुछ रियल था उसमें। एक तो वो बनाना, वो मेन हार्ड है। उसके अंदर बीच में धुरंधर 1 में सीन भी है, रियल रिकॉर्डिंग है, वो जो हमला हुआ था 26/11 के हमले के, उसके अंदर रियल रिकॉर्डिंग डाली है। और जो रॉ मटेरियल वो मूवी में है, मजाक नहीं। हाँ वो मजाक नहीं है, वो बनाना सोचना वो पॉसिबल ही नहीं किसी डायरेक्टर के वास्ते। हॉलीवुड में है, क्रिस्टोफर नोलन हो गए, ये वो स्टैनली, वो कर सकते, लेकिन अपने बॉलीवुड में पॉसिबल नहीं। ये मूवी वहां पर भी चली, वहां पर भी लोगों को बहुत पसंद आई। और ये 1700-1800 करोड़ उसने कमा लिए है, ताकि उसको 6 कंट्रीज में, जो गल्फ कंट्री उसमें बैन है। और उसके डायलॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। वो आर माधवन का डायलॉग था कि इंडिया का पहला दुश्मन पाकिस्तान नहीं, हम खुद ही है। वो डायलॉग भी बहुत ही
बेस्ट लिखे हुए हैं, मतलब उसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। बॉस मैं वही तो बोला, 25 साल में मैंने ऐसी स्क्रीन प्ले नहीं देखी। एक और इंटरेस्टिंग चीज है इनके बारे में, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुके हैं। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सो यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। Yes. आप 100 से भी ज्यादा सेमिनार कंप्लीट कर चुके हैं उसके अंदर। जी, जी। तो कैसे आप इसमें कैसे इंटरेस्ट आ गया? ये है, इसमें ऐसा है, होम्योपैथी का डॉक्टर जब मैं बना, जब प्रैक्टिस करता था, डॉक्टर उदय नाइक सर किया अकोला के अंदर, मैं उनके अंडर प्रैक्टिस करता था। तो उन्होंने मुझे भेजा मुंबई। वहाँ पे मैंने सेमिनार देखे और सीखे डॉक्टर राजेंद्र शंकरन की। तो राजेंद्र शंकरन ये टॉप मोस्ट होम्योपैथ है, अभी मैं मानता हूँ, जिन्होंने सेंसेशन मेथड को उजागर किया था, उन्होंने उसका ये लगा। और होम्योपैथी की जो दवाई होती है वो टोटल साइकोलॉजी के ऊपर होती है। हाँ, पूरे साइकोलॉजी। हाँ, कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या उठते हो, क्या सोचते हो, क्या बैठते हो, आपको सपने क्या आते हैं, ये सब चीजें होम्योपैथी की मेडिसिन जब आपको दी जाती है तो उसके लिए वो जरूरी होता है। तो उसे वो सब घुमा के निचोड़ लाते हैं, एक मेडिसिन है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट कहा जाता है। उस पेशेंट की, वो पर्टिकुलर पेशेंट की वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मतलब उसका जीने का संविधान, वो खुद जो सोचता है। हाँ। एक संविधान अलग है जिसपे देश चलता है, और एक संविधान है जिसपे हम चलते हैं। तो जिसे हम होम्योपैथी के अंदर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो उसी से मैं साइकोलॉजी सीखा और उसी के सेमिनार देता था पेरेंटिंग के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। तो वो होम्योपैथी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेरेंटिंग, क्लासरूम साइकोलॉजी। उसमें एग्जैक्टली क्या होता है चाइल्ड साइकोलॉजी में? चाइल्ड साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि आपका बच्चा जो है उसको समझने के बाद आपको उसके ऊपर किस तरह से एक्ट होना है। मतलब मैं आसान भाषा में समझ देता हूँ आपको। देखिए, दुनिया में बच्चे को बड़ा करना या बच्चे को तैयार करना, पहले कहते थे ना कि एक घड़े को तैयार करने जैसा है, एक कुम्हार जैसा। हाँ। वो घड़ा तैयार करता है, उसके तरह जैसा होता है कि बच्चे को तैयार शेप देना। लेकिन आज बदल चुकी है पेरेंटिंग, आज 21 सेंचुरी की पेरेंटिंग है। हाँ। आज जो बच्चे हैं उनको तैयार करना मतलब आज मूर्तियों को तैयार करना है। पहले घड़े ही थे, अब मूर्तियों को तैयार करना है। अब मूर्तियों का ऐसा है कि मूर्तियां जो होती है ना, अब मुझे एक बात बताओ, कोई मूर्तिकार अगर कोई मूर्ति को तैयार करता है तो मूर्ति कैसी होनी चाहिए ये कौन तय करता है? मूर्ति या मूर्तिकार? मूर्तिकार। कौन तय करता है? वही मूर्तिकार ही तय करता है। मूर्तिकार ही तय करता है। ये दुनिया की सबसे रॉन्ग चीज। कैसे? बताता था। देखिए, बात ये है कि मूर्ति कौन सी तैयार करनी है ये आप तय कर सकते हैं, बराबर। मतलब प्रभु राम जी की तैयार करनी है, या हनुमान जी की करनी है, या फिर गणपति की करनी है, माँ देवी की, सरस्वती की करनी है, तो ये तय कर सकते हैं आप कैसी करनी है। वो उस मूर्ति का मटेरियल तय करता है। समझ में आ रहा है? नहीं, मैं आपको बता कैसे। अगर आपको मिट्टी से मूर्ति तैयार करनी है तो आप छन्नी हथौड़ा लेके नहीं कर सकते। नहीं। मतलब किसने तय किया? आपने नहीं तय किया, तय किया उस मटेरियल ने। आप हाँ। दूसरी बात है, जैसे थर्माकोल की मूर्ति है, थर्माकोल की मूर्ति अगर आपको तैयार करनी है तो उसको फेविकॉल से चिपकाना होगा। हाँ, बराबर है। उसके ऊपर पानी डाल के आप ऐसा रगड़ रगड़ के नहीं कर सकते। मतलब पत्थर की मूर्ति अगर आपको तैयार करनी है तो आपको छन्नी हथौड़ा लेके बैठना। मतलब आप सिर्फ तय कर सकते हो। समझ में आ रहा है थोड़ा। हाँ, हम सिर्फ तय कर सकते कि आपको डॉक्टर बनना है, मटेरियल ही करेगा। लेकिन वो उसको तैयार कैसे करना है ये मटेरियल तय करता है। और मटेरियल बच्चे के अंदर होता है पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। उस बच्चे का व्यक्तित्व, उस बच्चे का व्यक्तित्व जो होता है वो तय करता है क्या वो कैसे बनेगा। आप नहीं तय कर सकते। तो पहले उसको समझना, हाँ, उसके समझना, उसकी साइकोलॉजी। एग्जांपल के लिए एक मूवी आई थी आमिर खान की, 3 इडियट। तारे जमीन पर भी थी। तारे जमीन पर भी थिंकिंग वाली थी वो ही थी। तारे जमीन पर की थी। और वो 3 इडियट भी वैसी, 3 इडियट भी समथिंग वैसी है कि आप राजकुमार हिरानी की। तो उसने यही कहा है कि भाई साहब देखो, बच्चा जो है वो पर्सनालिटी जो है, वो सोचता जो है, वो उसका मटेरियल है। और वो कहाँ से आया? वो नेचर से आया। हमारा शरीर ऐसा कहता है, धर्म कहता है कि पंचतंत्र से बना है हमारा शरीर, बराबर है। तो
राजन शंकर ने यही कहा था कि भाई पंचतंत्र के साथ साथ ह्यूमन की जो बॉडी बनी हुई है वो कुछ एनिमल किंगडम से बनी है, कुछ प्लांट किंगडम से बनी है, कुछ मिनरल से बनी है। तो सर्फल पर्सनालिटी अलग होती है, पल्सिडेला पर्सनालिटी हमारे अंदर अलग होती है। तो मैं ये सोचता था कि जो बच्चा है वो जो बोल रहा है, वो जो कर रहा है, उसके हिसाब से उसको लगा दो। मतलब पेरेंटिंग के अंदर मैं पेरेंट्स को यही बताता हूँ कि इफ योर चाइल्ड इज इफ योर की इज राइट, लॉक मस्ट बी ओपन। आप देखो ऐसा है कि परफेक्ट जो लॉक होता है उसको अगर परफेक्ट चाबी बैठ गई हाँ तो वो खुलता है। वो खुलता है। दूसरी चाबी आप चाहती या तो चाबी टूटेगी या तो फिर हाँ, या तो वो लॉक टूटेगा, कुछ तो होगा। तो ये हमारे यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं यही सिखाता हूँ कि बच्चे को समझना जरूरी है, समझना जरूरी। उसको समझना जरूरी है। जब उसको समझ जाओगे आप तो फिर आपको दुनिया में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आजकल के पेरेंट्स तो ज्यादातर क्या होते हैं, बच्चों को बस ये बोलते रहते हैं कि तू ये कर ले वो कर ले, मतलब सक्सेस के पीछे जाने का बोलते हैं। बराबर। लेकिन ये गलत है। 3 इडियट्स में वो डायलॉग भी था सेम हाँ, कि सक्सेस के पीछे मत पीछे जाओ, मत भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे, सक्सेस तुम्हारे पीछे काबिल तुम्हारे बनो, कहीं काबिल बनना जरूरी है। काबिल बनना काबिल जरूरी है। बनो, काबिलियत खुद पीछे है, काबिल बनो, काबिल एक्सीलेंस जरूरी है। काबिल बनना जरूरी है। काबिल बनोगे तो फिर कामयाबी अपने आप पीछे अपने आएगी, आप पीछे उसकी आएगी। जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई भागने की क्या जरूरत है। अब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दुनिया के अंदर इतने बड़े लोग हुए हैं और इतने बड़े बड़े लोग हैं कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि यार क्या सक्सेस ले होंगे। हाँ, मतलब आप देखो राम जेठमलानी, इस देश के बहुत बड़े वकील, उन्होंने 17वें साल के अंदर उम्र की प्रैक्टिस शुरू की थी। हाँ, तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उनके ऊपर बैन लगाया था। फिर 18 साल में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। तो वो आदमी तय करता था कि मैं फीकी नहीं दूंगा। अब सब लोग क्या है, अब हम भाग किस बात के लिए, पैसों के लिए भागे, एक्सलेंस के पीछे भागो, पैसे आ जाएंगे, वो कहाँ जाते हैं। लेकिन अब ये पेरेंटिंग में समझ नहीं है, सब लोग डॉक्टर की तरफ भाग रहे, तो चलो डॉक्टर बन जाते। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर के बड़े बड़े हॉस्पिटल मेकर के अंदर देख रहे हैं, सबसे गलत थिंकिंग यही रहती है पेरेंट्स की। और खुश रहना चाहिए। हाँ, अब मैं बोलता हूँ कि पुलिस पाटिल ये मेरे खाने पीने का या फिर मेरे रोजी रोटी का ये है, डॉक्टर की मेरी रोजी रोटी, इससे मेरा पेट पलता है। लेकिन मैं जब शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ तो मेरा मन पलता है, मेरा दिमाग पलता है उसके ऊपर, मेरी रूह खुश होता है। और उस रूह को ही आप लोग खुश क्यों नहीं है लोग आज दुनिया में, लोग खुश क्यों नहीं? हाँ, वही। क्योंकि लोग अपनी जो खुशी है उस खुशी को आप पैसों में तोल रहे। और जिस दिन आए, अब ठीक है ना, आपने एक बोल दिया कि मेरे पास जब 2 करोड़ आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं चैलेंज देता हूँ, 2 करोड़ मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ, आप नहीं खुश होंगे। क्योंकि जिस दिन मैं 2 करोड़ रुपए आपको दूंगा उसके बाद तो आप 5 करोड़ के ऊपर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर खुशी किस बात? जो मजा अपने सोच के मुकाबले में जो जिंदगी जीने में है, वो काहे में नहीं। वो एक सीढ़ी चढ़ने जैसा होता कि आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं वो कर रहा हूँ, मैं मेरी सोच के हिसाब से जी रहा हूँ, मेरे को इसमें मजा आ रहा है। मेन चीज है, अपने काम जब अपन करते हो, काम को काम समझ के नहीं करते, तो काम को हम अपनी लाइफ समझ के करते हैं, जिंदगी समझ के करते हैं। और जो हम पेरेंट्स के बोलने पर कर रहे हैं आजकल, डॉक्टर बन जाइए, वो काम अगर अपन डॉक्टर बन भी गए उसमें हमें वो फील नहीं आएगा। नहीं ना, बराबर है, वो अपने एक 9 से 6 की जॉब की जैसा हो जाएंगे। बराबर, बस जिंदगी जी रहे नहीं, काट रहे जी रहे हो, पैसे तो आ रहे इसलिए मुझे वो नहीं जीना। मैं सोच के मैंने 20 साल पहले ये सोच बना ली थी कि चाहे डॉक्टर भी बनूंगा ना तो अपनी जो जिंदगी है वो अपने हिसाब से, चाहे लोग कितना भी चिल्लाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को जो अच्छा, हाँ वो तो है ही है। और देखो उसका एक और भी इम्पैक्ट है, जब आप ज्यादा सोचते हो या ज्यादा कर देते हो उसका शरीर पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जो बीपी है, शुगर है, ये जो डायबिटीज है, ये बीमारियां इतनी ठीक है। हाँ, मेरे और आजकल की जनरेशन में तो बहुत ही कम एज में बाल झड़ रहे हैं, व्हाइट हो जा रहे हैं, तो वो हम आंखों की रोशनी कम हो रही, बहुत ही कम एज में। मैं तो कहता हूँ बस अर्ली 20s में ही जो काम करने के लिए आप सुबह उठ के जाना चाहोगे और काम करने के बाद भी आप खुश रहोगे तो वो काम करो, वो काम है। नहीं तो क्या है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है आजकल, तो पैसा कमाने के बहुत सारे जरिए, लेकिन जो वो काम करके अपन जो पैसा कमाएंगे उसमें एक अलग ही फील होगा, बिल्कुल अलग ही मजा, बिल्कुल फील। देखो अभी सिनेमा या फिल्म जो होती है हम उसके ऊपर भी आएंगे, तो
उसमें जो मजा है मुझे उतना इतना पैसों में नहीं आता है, नहीं, मजा नहीं आता उसमें, ये जानते हैं उसमें तो ऐसा है कि हमें अब फ्री में भी काम करने का मौका मिले तो हम करेंगे। कर बिल्कुल वो करेंगे। उसमें वो हमारा मजा मजा आता है। मजा आता है और उसमें तुम वो अगर बोलेंगे हम तुम्हें पैसे देते, हम तुम्हें डायरेक्ट डॉक्टर बना देते, उसमें हम थोड़ा सा हिचकिचाएंगे बिल्कुल कि नहीं। नहीं मजा नहीं आता उसमें। वो पैसा आ जाएगा, पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आती है, वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मजा जो है ना वो प्रोसेसिंग का मजा होता है जब लिखते हैं, या फिर यार हम कोई लिखने बैठ जाते हैं ना कोई शॉर्ट फिल्म है, तो उसके अंदर कोई डायलॉग नहीं मिलता है किसी में तो ब्लैंक हो जाता है, लेकिन ऐसे ही कुछ गाड़ी के अंदर हम घूम रहे हैं और अचानक से अचानक से आ dialogue। जाता है। वो नॉर्मली ये सरस्वती जैसी बैठ जाती है, सरस्वती जैसे जिभा पे बैठ जाती है कि आ गया, तो वो जो फीलिंग नहीं हुआ है उसका तो तोल ही नहीं है दुनिया में। उसको तो गिन ही नहीं सकते आप पैसों में, तो बिल्कुल नहीं गिन। तो आपके टॉप 5 राइटर्स बताइए जो आपको मतलब वन ऑफ द फेवरेट लगते हैं। वन ऑफ द नहीं, मैं सबसे ज्यादा कायल जिस राइटर का हूँ, मैं मुझे जो अच्छे सबसे अच्छे लगते हैं ना वो लीजेंडरी राइटर है सलीम जावेद। सलीम जावेद, बिल्कुल सलमान खान के पिताजी। सलमान खान के पिताजी सलीम खान और जावेद खान अख्तर, और जावेद अख्तर, जावेद अख्तर की सॉरी जोड़ी थी। तो इसीलिए लगते है कि बॉलीवुड के अंदर आपने अगर देखा होगा इन दो राइटरों ने पहली बार बॉलीवुड में स्क्रीन प्ले राइटिंग लाई है। इसके पहले स्क्रीन प्ले राइटिंग नहीं होती थी हिंदुस्तानी बॉलीवुड फिल्मों में, नहीं होती थी। कोई ऐसा एरर के एकदम अच्छा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हाँ मतलब इनका ऐसा ही था नॉर्मल। इनको कुछ इन्होंने experience नहीं था। प्रॉपरली प्रोफेशनली पहली बार स्क्रीन पे राइटिंग हिंदुस्तान में बॉलीवुड में लाई। उसके बाद जिसमें स्क्रिप्ट अलग होती है, डायलॉग हाँ डायलॉग अलग होती थी, स्क्रिप्ट मतलब होती थी, कुछ मतलब 3 पार्ट में divide होता था। कंप्लीट बंच ऑफ स्क्रिप्ट का जो कंसेप्ट है इन दोनों ने, इन दोनों और ये बैठ के बहुत ज्यादा पैसे लेते, सबसे ज्यादा पैसे लेते थे। मतलब जो हीरो जो लेता था, अगर 2 लाख हीरो लेता था तो 2.5 लाख रुपए ये लोग लेते थे। तो इनका इनका रुतबा था, उन्होंने मुझे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुतबा था या फिर इनके फिल्में एक साथ 10-10 फिल्में हिट हुई है। हाँ वो तो है, ये है। और जावेद अख्तर तो अभी सॉन्ग कंपोजर में तो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन इनकी फिल्में मतलब ये जो दोनों राइटर है उनकी जो फिल्में थी, मतलब हाथ की सफाई, हाथी मेरी साठी, उसके बेस्ट बाद ऑफ द टाइम, उस टाइम की बेस्ट फिल्में थी, हाउसफुल रहते थे उस टाइम पे, मतलब हाउसफुल रहती थी वो। हाथी मेरी साथी, हाथ की सफाई, अधिकार, फिर उसके बाद आया जंजीर जंजीर है, शोले है, शोले जिसका डायलॉग वगैरह बहुत फेमस थे। और शोले तो आज भी चलती है, आजकल 50 साल बाद वो जेंजी बच्चों को भी पसंद आती है। तो वन ऑफ द लाइफ टाइम हिट फिल्म तो शोले है, फिर मिस्टर इंडिया है, तो मिस्टर इंडिया तो ऐसे अधिकार, हाथ की सफाई, चाचा भतीजा, तो ऐसी जो फिल्में उन्होंने मल्टीपल मूवी थी, तो 10 फिल्म। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो चटकोर भाकर के बारे में कुछ बताइए हमें, कैसे आपने सोचा, कैसे आप ये मूवी को चटकोर भाकर फिल्म में डाला? नहीं, ये चटकोर भाकर जो कहानी मैंने लिखी थी, ये असल जिंदगी में मेरी और मेरी माँ की कहानी है, रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। इसमें जो इंसिडेंट्स है वो इसीलिए हिट हो गए कि इसकी जो इंसिडेंट्स है वो मैंने मेरे लाइफ से तो उठाए, लेकिन लोगों को रियलाइज कर गया। मैं आपको बताता हूँ कि 1995 में जब मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद 97 में मेरी माँ लगी, तो 2 साल जो मेरी जिंदगी के थे वो जिंदगी की सबसे बदतर दिन थी। मतलब खाने के लिए कुछ नहीं होता था उस समय, और 1995-97 का जो कालखंड था, तो आप सोचो आज के 30 साल पहले कुछ भी नहीं था, नहीं तो खाने में भी वो 2 साल तक हम कुछ भूखे रहे, या फिर मैंने कॉलेज में भी कभी कभी भूखा रहा। तो ये जो भूख है ना, तो मुझे अगर पर्सनली अगर आपने पूछा ना कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, तो भूख है। मैं भूख नहीं रह सकता, ये मेरी आदत है कि भूखा नहीं रह सकता, और मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता। और जब ये अनाज जो फेंक देते हैं ना लोग खाते हैं, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिसने खाना फेंक दिया उसको मार दूं मैं, जान से मार दूं, नहीं हाँ, क्योंकि वो गलत है। तो ये चटकोर भाकर जो कहानी है, मेरे माँ ने माँ और मैं, तो उसमें जो छोटा बच्चा है वो मेरे से बहुत रिलेट करता है, और जो चटकोर भाकर मेरे माँ की भूमिका की है वो मेरी माँ ने की है। तो इसका जो मेन इंस्पिरेशन है वो मेरी माँ है। तो मेरे माँ की इंस्पिरेशन से, और जब मैंने कहानी लिखी तो मैंने माँ रो पड़ी थी कि यार तूने क्या लिख दिया, ये तो सच्चाई लिख दी। तो
उन्होंने कहा कि इसकी शॉर्ट फिल्म बनानी थी। तो उन्होंने मेरे भी माँ, एक्टिंग किया था हाँ मेरी माँ है ना उसमें, जो मेन लीड है उनको अभी उदगिर फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। हाँ तो वो एक अवार्ड है मेरी माँ को, तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी इसके अंदर। तो ये जो कहानी है उसमें मोटे मोटे तौर पे कुछ चीजें मैंने उठाई है, कुछ लाइव से ली है। मतलब उसके अंदर जो राशन दुकान पे चावल लेने के लिए जाता है, तुमने देखी होगी मूवी, तो उसमें वो चावल लेने के लिए, तो एक्चुअली वो 96 97 में मैंने वो सीन मैंने जिया है। जी। मैंने वो अभी जो राशन दुकानदार है उनके पिताजी थे तो वो राशन दुकान से मैंने वो चावल लाए थे घर में, उसके नमक डाला और वो खाया था, उसके हाँ ऊपर हमारा एक पेट। और इंटरेस्टिंग बात थी आपकी, आपने वो उसके अंदर जो बच्चा है हाँ। जो एक्टिंग कर रहा है हाँ। उसको आपने स्कूल से लाया था शायद। हाँ ये हाँ खंडाला का है। हाँ, खंडाला तो से उसको कुछ एक्टिंग वगैरह नहीं आती थी, बस आपने ला लिया नहीं 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 एक्टिंग आती थी, वो रील्स बनाता था। हाँ, अच्छा रील्स बनाता था। तो वो रील्स के एक यश डोरे है, उसका नाम है यश डोरे, वो यहीं का है खंडाला का। तो वो जो सीन थे, अभी भी मैं सोचता हूँ कि या 8-9 पुरस्कार मिले हैं तो क्यों मिले होंगे। तो मैं जब चर्चा करता था या बात करता था उन लोगों के साथ जो परीक्षक थे, तो वो बोलते थे कि देखो इसमें 2 सीन ऐसे हैं कि जिसको देखने के बाद ऐसे लगा कि ये अच्छा डायरेक्टर लिख सकता है या अच्छा राइटर लिख सकता है। 2 सीन थे। एक तो ऐसा सीन था कि वो कंट्रोल जो दुकान है, जो राशन दुकान है, वहां से वो चावल लेके आता है और वो खेलते हुए बच्चे होते हैं, तो उसको पकाते हैं और वो फिर गेंद से वो छिटक जाता है, फिर डिमिनिश होते हैं। हाँ और दूसरा एक सीन है जो एक बैल के सामने से वो चक्कर वाकर निकालता है और उसको धोके खाता है। एक्चुअली ये दोनों सीनों ने सतकोर वाकर इस शॉर्ट फिल्म को बड़ा बना दिया। ये 2 ही सीन हाँ कि जिसको देखने के बाद लोग बोलते कि यार तुमने ये लिखा कैसे। मैं बोलता हूँ लिखना नहीं है, मैंने ये देखा है। मेन चीज तो लोग सोचते हैं कि सोचा कैसे। सोचा कैसे, क्योंकि इसमें जो एक सीन है राशन दुकान का, तो वो तो मैंने खुद देखा है, उसको झेला है या फिर 1996 में। और एक दूसरा जो सीन है तो बैल के सामने, वो मेरे नानी ने मुझे बताया। मेरी जो माँ की माँ है, उन्होंने बताया था कि उनके भाई जो थे वो कोई काम करते थे कि गांव के अंदर किसी जमींदार के यहाँ काम करते थे, तो उसके पास घोड़े थे, तो घोड़े को चने खिलाते थे, भिगे हुए चने खिलाते थे। तो इनके पास तो कुछ नहीं था खाना खाने के लिए, तो वो क्या करते थे, वो जो चने उसको खिलाते थे ना, उसमें से कुछ चने निकालते थे, वो घर पे लाते थे, तवे के ऊपर नमक डाल के उसको वो फुटाने बना के खाते थे, तो उससे पेट भरता था। तो वहां से मैंने बोला, मैंने सिर्फ उस वो जो क्या बोलते उसको, जो चने हैं, उस चने हैं उसको मैंने सिर्फ भाकर बना दिया। तो ऐसे सीन्स ऐसे है तो जो मैंने आपने इंस्पिरेशन लेके अपने से ही इंस्पिरेशन लिया है, मेरे माँ से इंस्पिरेशन लिया, ये वहीं से आ गई है सबको भाकर, और ये हिट हो गई। वैसे इंडियन फैमिली की लाइफ ही ऐसी कुछ होती है ना, हाँ बताने के लिए बहुत कुछ रहता है। बहुत कुछ रहता भी है, और अच्छी चीजें वो है या फिर फिल्में वो चलती है जो अपने को कनेक्ट हो। हाँ कनेक्ट हो जाए, मेन चीज। आजकल के डायरेक्टर ये नहीं सोचते। सबसे पहली बात तो हॉलीवुड मतलब बाहर जाके शूट कर ले, अदर कंट्रीज में टैक्स बचाने के वास्ते। कुछ नहीं। सबसे जब तक आप देखिए हिंदी सिनेमा हो या फिर कोई भी सिनेमा हो या फिर कोई शॉर्ट फिल्म मूवी हो, आप जब तक किसी आदमी को कनेक्ट नहीं करोगे ना, आप नहीं जीत सकते। नहीं, सबसे बेस्ट चीज वही रहती है। तो चतकोर वाकर में यही हुआ है, चतकोर वाकर में यही हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ये हिट क्यों हुई, क्योंकि ये लगता है कि कनेक्ट हो जाए, ये लगता है वही ना कि ये एग्जाम्पल था एक पहले भी सैराट मूवी जैसा, किसको लगा था उसकी ना क्वालिटी अच्छी थी, कैमरा क्वालिटी नहीं, बिग बजट नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो मूवी हिट हुई। वो एक आम कहानी महाराष्ट्र के शहर की, तो वो हिट होने का कारण ये था कि नागराज मंजुळे ने पहली बार ही मराठी सिनेमा में कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा का मिक्स किया। और फिर अजय ये इसके पहले इसके हुआ है महर की साड़ी, हाँ वो हिट थी, और उसके बाद सैराट हिट थी। तो ये कमर्शियल हिट है। और देखो कैसा रहे कि उसमें 2 सीन भी ऐसे हैं सैराट में कि जो दिखने के बाद ऐसा लगता है कि ये नहीं लिख सकता आदमी, या आम राइटर नहीं लिख सकता। आपको लगता है वो एक सीन है कि वो लव स्टोरी का वो कुछ पर्ची दे देता है और वो नाखून उसमें फेंक देती है, ये एक सीन है। दूसरा सीन है वो चप्पल के ऊपर फूल रखता है। तो माना कि ये बहुत आसान लगता है देखने में, लगता है, लेकिन जब हमारे जैसे राइटर,
मेन हमारा राइटर जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कभी बिल्कुल, देखा नहीं, कभी से नहीं देखा। उसको सोचना उसको सोचना। मेन चीज इम्पोर्टेंट। तो मैं ये 2 सीन देख के मुझे लगा कि यार नहीं ये कमाल का राइटर डायरेक्टर है, क्योंकि इसने लिखा है। और मूवी को 50% तो अजय अतुल के वजह से, मतलब उनका म्यूजिक। वो इंडिया का पहले हॉलीवुड में पहली बार वो धुन बना के लाई थी। हॉलीवुड से वो धुन इधर लाए थे, मतलब वो तो धुन वो और हिंदुस्तान में मराठी सिनेमा में पहली बार हुआ था। मतलब अजय अतुल पहले से लेजेंडरी है, अभी भी है, लेकिन उनकी म्यूजिक की वजह से वो मूवी में थोड़ी सी जान जैसी आई। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रहती मूवी में। हाँ, तो अब आपकी 2 मूवीज रिलीज हो चुकी है, उसके बाद आपका क्या प्लान है अगली मूवीज के बारे में, या फिर कुछ राइटिंग की अभी लिखे हैं या फिर नहीं लिखे, लिखने वाले हैं? नहीं, क्या प्लान है अगली फिल्म के 2 शॉर्ट फिल्म मेरी अभी पाइपलाइन पे होगा। 2 शॉर्ट फिल्म मैं लिख चुका हूँ। सिर्फ एक्टर मिलनी चाहिए, वो परफेक्ट एक्टर अगर मुझे उस समय मिले, क्योंकि यहाँ पे ना मेहकर के अंदर, मैं आपके पॉडकास्ट से भी मेहकर की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर आप में एक्टिंग है, कुछ आपका टैलेंट है, तो आप सही में, क्योंकि मुझे एक्टर नहीं मिलते, बहुत बार एक्टर नहीं मिलते। वही हमारा प्रॉब्लम इस गांव में सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि कोई, और जो मिलते हैं वो रील स्टार मिलते हैं, और वो भेज देते हैं अपना 15 सेकंड का रील कि देखो हमारी एक्टिंग क्या है। और रील बनाना एक एक्टिंग नहीं है, उसका कुछ नहीं। रील स्टार को मैं एक्चुअली एक्टर न मानता है, एक्टिंग है ही नहीं, वो है ही नहीं 15-20 सेकंड। क्योंकि मैंने अच्छे रील स्टार को कैमरा के सामने रोते हुए देखा है, और देखा है मैंने। तो आपके माध्यम से भी वो 2 मेरी शॉर्ट मूवीज है, एक तनकट जो किसानों के ऊपर आधारित है, और दूसरी घर वापसी, जो बच्चियां अभी जो लड़कियां भाग के जाती है ना, उनके साथ क्या हो सकता है। हाँ, मैंने बताया था इस कहानी को कि क्या हो सकता है इसके, उनके बारे में क्या हो सकता है। ये 2 शॉर्ट फिल्म है जो पाइपलाइन पे है अभी, प्रभु राम जी की कृपा रही तो बिल्कुल इसी साल या इसी साल नहीं, इसी साल नहीं तो अगले 2 महीने में शूट हो सकती है, उसमें कुछ नहीं है। हमारा स्क्रिप्ट रेडी है और मैं ढूंढता हूँ एक्टर को, और जब मुझे उसका चेहरा उसमें फिट बैठता है तो मैं ले लेता हूँ। जैसे सतगौर वाकर में मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी माँ है, तो मेरे माँ ने ही उस कैरेक्टर को मुझे लिखने में मदद की और एक्टिंग की, तो मुझे मिल जाते हैं ऐसे। मतलब हमारे अपने यहाँ एक उसमें मूवी में वो विलनियस रोल है उसका, किरण कानोड़ जी, तो वो भी यही मिल गए थे मुझे, तो उनको मैंने पिकअप कर दिया था। तुझा पाटिल हो गई, वो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर में वो फील नहीं है एक्टिंग का, क्योंकि बेस्ट एक्टर ऐसा नहीं है। एक्टिंग एक कला है, वो सबको नहीं जमती। लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत इजी है, ये लोग आते हैं हीरो एक्टिंग करके जाते, क्योंकि एक एक्टिंग नहीं होती किससे, एक्टिंग इज डिफरेंट वे, वो कैरेक्टर को जीना पड़ता। जैसे मन पिक्चर आया था आमिर खान का, उस टाइम की बात करता मैं, तो उस टाइम जब आमिर खान का मूवी थी वो, उसके अंदर क्या सीन था, क्या वो जो एक्ट्रेस है उसमें की मनीषा, उनके साथ उनका मतलब वो हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर वो एक दूसरे से बात नहीं करते। उस मूवी में उन दोनों की जमती थी, तो आमिर खान ने वो एक्टिंग, एक फील आना रियल, तो उन्होंने रियल लाइफ में भी उनसे बात नहीं करी थी, सेट पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, मतलब वो वैसी लाइफ जिए जैसे कि उन्हें होना। और दूसरे माय नेम इज खान जो शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें भी शाहरुख खान ने जो रोल किया था ना, वो उनको एक डिसऑर्डर रहता, प्रॉब्लम रहती, तो उन्होंने घर में हो या बाहर हो, वो मूवीज की जब तक शूट नहीं खत्म होती तब तक उन्होंने वही कैरेक्टर किए, ताकि वो फील रियल आए। एक्टिंग बात अलग होती है, एक्टिंग बोली के, और ये जो बोल रहे हो रील्स को, वो अलग है, वो अलग है। आपको अपने को कभी लगता है कि यार ये कैसा एक्टर है जिसको डायलॉग दिया और बोल दिया, भाई उसकी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं लगता। हमारे यहाँ मराठी के अंदर, अपने यहाँ मराठी के अंदर स्टेज करने वाले 3-3 घंटे के नाटक करने वाले लोग हैं, फिर वो जाके बॉलीवुड मूवी में 1-2 डायलॉग बहुत सीधी तरह से बोल जाती है, जैसे कि सदाशिव अमरापुरकर हो, अतुल कुलकर्णी हो, सयाजी शिंदे हो, ये बड़े यहाँ तैयार हुए वो लोग, ऐसे ही नहीं कोई नाना पाटेकर हो ऐसे ही थोड़ी बोल देते यार ना। विक्रम गोखले जैसे लोग हैं जिनको देखने के बाद लीजेंडरी लगता है, तो ऐसे तैयार हुए। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। और क्या है, रील स्टार को प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती, तो नहीं, वो तो आजकल का जमाना है, जमाना चेंज हो गया, वो चेंज भी हो गया, तो कुछ बेसिक नहीं चेंज होता देखो। और कोई भी रील स्टार मूवी में चल गया, मतलब सिद्धार्थ निगम, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे बहुत गए मूवीज में, लेकिन उनकी मूवीज में वो मजा नहीं आना, वो मूवी चली, आता ही नहीं है, उनको एक्टिंग के नाम पे कुछ भी नहीं आता। बहुत सिंपल है,
लोगों को आपको 15 सेकंड ही देखना है, उसके बाद आप लोग बोर हो जाए। हम्म। बहुत सिंपल बात है, उसके बाद कुछ नहीं, नहीं, जी। आप घंटा घंटा 2-2 घंटे थोड़ी लोग को देखेंगे। नहीं, वो नहीं होता। इंसान उनको ही देख पाता तो एक्टिंग करते रहिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि रील स्टार को एक्टिंग नहीं आती, लेकिन जो रील ही करते हैं वो कम हाँ, तुम्हारे इसमें ही बेस्ट है, बेस्ट है। तो दूसरी जगह नहीं। वही मेन बात आ जाती है फिर। तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ही अच्छे है। इंस्टाग्राम वाला यूट्यूब पे नहीं आ सकता, यूट्यूब वाला इंस्टा पे नहीं जा सकता, वैसे ही नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है ऐसा नहीं, लेकिन मेहनत बहुत लगती है, मेहनत बहुत नहीं लगती कर है। पाएंगा। क्योंकि मैंने बहुत रील स्टार को एक सादे सीधे डायलॉग के लिए रोते हुए देखा है। मैंने बोला यार क्या यार, इतने बड़े रील स्टार हो, आपको जमता नहीं जमता, अलग अलग फर्क है। हाँ, यूट्यूब में भी एक्टिंग जो सीखनी पड़ती बड़े वीडियोस आते हैं लॉन्ग फॉर्मेट, बाद में शॉर्ट आया इसमें, इंस्टा के बाद। इंस्टा ने पहली बार मतलब टिकटॉक के जमाने से आया, तो वो यूट्यूब में जो बात है वो उसमें नहीं है। नहीं, यूट्यूब में जो बड़े वीडियोस बनते हैं उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। बिल्कुल। इसमें क्या है, इंस्टाग्राम में 30 सेकंड की रील बनती है, लेकिन एक वो इंस्टाग्राम वाला एक बड़ा वीडियो नहीं बना सकता यूट्यूब का, जैसे ये बनाते आ रहे पिछले यूट्यूबर ध्रुव राठी वगैरह, वैसे इंस्टाग्राम नहीं बना। मेहनत लगती है उसको, मेहनत ये लगती इतना आसान नहीं है बाबा, इतना ये फिर हाँ, मुझे भी अब भाई साहब 10-12 अवार्ड मिले, लेकिन मैं 20 साल किसे इधर 20 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया है, बाद में मैं कुछ कर पाया, कुछ बड़ा नहीं हुआ मेरे से। हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल सीखना ही पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। इंसान और परफेक्ट होता ही नहीं है, नहीं, कभी भी नहीं। और अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर बनने के लिए तो भाई साहब आपको पहले पढ़ना पड़ता है। मतलब जैसे है ना, मनोज मुंतशिर अपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। जब तक भरोगे नहीं छलकोगे। मतलब जो अपना जो डैम होता है, धरण जिसे हम मराठी में कहते हैं, वो भरने के बाद सांडवा जाता है। जब तक नहीं भरता वो सांडवा नहीं जाता। तो ये जो जाना है, ये राइटिंग है, और ये भरना है, ये उसको रीडिंग बोलते हैं। जब तक पढ़ोगे नहीं, आजकल फिल्में क्यों नहीं अच्छी चल रही, उसका कारण ही ऐसा, राइटर पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े हुए राइटर आ गए, और उनको लगता है कि इस फिल्म में ये चल रहा है, ये ले लो, इससे ये चल रहा है, ये ले लो, ये बस अलग अलग जगह से रेफरेंस उठा के मिक्सर में डाल देते, मेन चीज। तो फिर कहाँ सिनेमा चलेगी? दिल से नहीं बनाते, इनका एक फील नहीं देते, ओरिजिनलिटी तो भूल ही गए। और सलीम साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, ओरिजिनलिटी भी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, लेकिन ओरिजिनलिटी में भी एक बात है, मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनलिटी जो होती है ना, मतलब सोर्स को छुपाना ही ओरिजिनलिटी है। मैंने ये कहाँ से लिया? अब चतकोर भाकर में एक सीन है, मैं उसको सीन को कि वो गांव में घूमता है, ये सीन मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने शोले से लिया, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे शोले में कहा। शोले में एक सीन है, जिस सीन के अंदर वो जो गब्बर आता है तो सबका काम पड़ जाता है और सब छुप जाते हैं, और वो अकेला घूमता है। तो ये जो अकेला घूमने की सीन है, मैंने वहीं से उठाया। और मैं 12 बलूतेदार जो होते हैं ना, उसको दिखाना चाहता था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। मतलब सुतार, कुंभार, लोहार, ये जो थे गांव के, उसको दिखाना चाहता था, लेकिन मैं उपलब्ध नहीं कर पाया वो उस समय। तो उस सीन का रिवर्स मैंने कर दिया, तो भी ये सीन बन गया। तो ऐसा नहीं रहता, ओरिजिनल भी नहीं था, कुछ चीजों जहां से आपने उठाए हैं वो भी नहीं दिखना। दुनिया में बहुत कुछ है, अगर सोचने पर, लेकिन उसको देख के टोटली नहीं कॉपी करना होता। नहीं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, थैंक यू। बहुत ही आपने हमें हमारे चैनल को इतना टाइम दिया, बहुत ही अच्छी बातें करते आप। आपको कैसा लगा वैसे? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने ऐसे सवाल किए, कि जो पहली बार ऐसी चीज जो हुई है मेरे साथ भी, मैं अभी बताता हूँ कि जो कभी गुजरी थी मेरी जिंदगी में, मैं कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आपने बताया। दिल खुश हो गया, दिल फ्री हो गया, दिल वैसे हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे आप? अगर किसी को एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो आप अपने हिसाब से क्यों क्या करे, गांव का होके? हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, आप गांव के हो या शहर के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैलेंट अगर आप में है, तो सबसे पहली बात ये टैलेंट पहचानना जरूरी है। कुछ लोगों का एक्टिंग नहीं आती है, फिर वो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। किसी को राइटर नहीं आता, लोग राइटर को इतना निम्न दर्जे का समझते हैं कि यार बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, चलो मेरे पास कहानी है। भाई साहब, सिनेमा बनाया, शॉर्ट फिल्म बनाना मजाक बात नहीं होती। ये अपना टैलेंट पहचानना है। और दूसरी बात, आजकल कैसे यूट्यूब आ गया है, तो आप अपना टैलेंट कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो आजकल
आपको प्लेटफॉर्म है, हाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म हो, बहुत लेकिन टैलेंट सुविधा बहुत है आजकल, सुविधा है, आपको यूज करने यूज करना आना चाहिए, और दूसरी बात टैलेंट होना चाहिए। होना भी चाहिए। नहीं तो वो भी मैच बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां लेके आती है, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ। फिर पढ़ने के बाद पता चलता है कि भाई साहब इसने ये सीन इस पिक्चर से लिया है, इस सीन इससे लिया है। ये तो मैं पूरा एक्सपीरियंस है मूवी हाँ, देख देख के, तो हाँ, पता चल ही जाता पता है। चल ही जाता है। इतनी मूवीज अभी देखी होगी जिंदगी में कि पता चल जाता है कि यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से। मुझे बहुत लोगों ने कहा ना, अभी अभी भी जो ये हिट हुई तो नेक्स्ट कब आ रही, नेक्स्ट कब आ रही। मैं बोलता हूँ भाई साहब, जब तक स्क्रीन प्ले परफेक्ट नहीं बैठता मैं नहीं आऊंगा। चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, क्या फर्क पड़ता है। ये हमारा इंस्टाग्राम थोड़ी है कि हाँ, 2-4 बस दिन सोचे बंद रहा तो 2-4 फॉलोअर्स दिन कम क्या, हो 1 जाएंगे, घंटा ऐसा में कुछ नहीं। सोचता, 1 घंटे में सोचने को लगता है, बना दिए, डाल दिए एडिट करके। इसमें बहुत ताकत लगती है, आसान बात। ये मूवी बहुत डिफरेंट होती है, रील बहुत डिफरेंट होती तो नए लोगों को ये कहना चाहूंगा कि टैलेंट के ऊपर काम करो, है। टैलेंट और करनी भी चाहिए। जब टैलेंट के ऊपर काम करो, सक्सेस तो वो तो बाय प्रोडक्ट है, मजा लो सक्सेस का। थैंक यू सर, बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे मिलकर। थैंक और यू वेरी मच। आप अगर और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और इस पॉडकास्ट को लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों में शेयर करो जिसको इंटरेस्ट है ये सब जानने में। बहुत ही काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है हमें आज इस पॉडकास्ट से। तो मिलते हैं हम किसी अगले पॉडकास्ट में, जब तक के लिए बाय।